4 रियासतों और एक मरकज के जेर इंतजाम रियासत में असेंबली इंतखाबात के लिए तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में एक साथ सभी सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। मगरबी बंगाल में दोपहर तक हुई 50% पोलिंग। वहां चौथे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम उरूज पर। वजीर आजम ने कूच बिहार में की इंतखाबी रैली। दिल्ली में आज से 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू। मुल्क भर में एक दिन में रिकॉर्ड टीकाकारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में 43 लाख अफराद को लगाया गया टीका। कल के मुकाबले आज कोविड के नए मामलों में कमी, तकरीबन 96,000 नए मामले हुए दर्ज। मुल्क में कोरोना के बढ़ते मामलात के मद्देनजर मरकज ने 50 आला सतही टीमों को महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब के लिए किया रवाना। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिरा 11 रियासतों के साथ आज शाम करेंगे मीटिंग। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वालों से रहें होशियार। बीजेपी के 41वें यौम तासीस पर वजीर आजम ने की अपील। कहा, ज़राअत समेत दीगर इस्लाहात क़वानीन पर सियासी फायदे के लिए गढ़े जा रहे हैं फर्जी बयानात, फैलाई जा रही हैं अफवाहें। जस्टिस एन.वी. रमन्ना होंगे मुल्क के अगले चीफ जस्टिस। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उनके नाम को दी मंजूरी। 24 अप्रैल को लेंगे ओहदे का हलफ। भारत के 2 रोजा दौरे पर आए रूस के वजीर खारजा सरगई लारऊफ ने वजीर खारजा एस जयशंकर से की मुलाकात। बाहमी रिश्तों पर हुई बातचीत। मुल्क की आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर खुसूसी तौर पर मुनक़िद तारीखी दांडी यात्रा हुई खत्म। इख्तितामी प्रोग्राम में नायब सदर जमहूरिया ने की शिरकत। कहा, नमक तहरीक से गांधी जी ने मुल्क को दिखाई आज़ादी की राह। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए अब तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। 4 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के असेंबली इंतखाबात के तहत आज तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में एक साथ सभी सीटों पर वोटिंग हो रही है। तमिलनाडु में 37 अजलाह की कुल 234 असेंबली नशिस्तों के लिए एक ही मरहले में आज पोलिंग हो रही है। शाम 5 बजे तक तमिलनाडु में 57.23% पोलिंग की खबर है। रियासत की 234 असेंबली नशिस्तों में से 188 जनरल सीटें हैं, जबकि 46 महफूज सीटें हैं। रियासत में इस बार हो रहे असेंबली इंतखाबात में मुख्तलिफ जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत कुल 3,998 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें से 411 खवातीन उम्मीदवार हैं, जबकि थर्ड जेंडर के 2 उम्मीदवार हैं। चेन्नई में बॉलीवुड के मशहूर फिल्म अदाकार रजनीकांत ने अपना वोट डाला। डीएमके पार्टी सदर एम.के. स्टालिन ने अपना वोट डाला। और जनूबी हिंद के मुमताज फिल्म अदाकार कमल हसन से ने भी अपना वोट डाला। केरल में रियासत के 14 अजलाह की सभी 140 नशिस्तों पर आज पोलिंग हो रही है। रियासत में कुल वोटरों की तादाद 2,76,00,000 से ज्यादा है। कुल 957 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। आज़ादाना और मुनसिफाना पोलिंग को यकीनी बनाने के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। कोविड के पेश नज़र इंतजामिया ने वोटरों और पोलिंग के अमले के लिए खास गाइडलाइंस भी जारी की हैं, ताकि इन्फेक्शन से पाक इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके। शाम 5 बजे तक केरल में 64.05% पोलिंग की खबर है। बीजेपी उम्मीदवार और मेट्रोमैन के नाम से मशहूर ई श्रीधरन ने भी अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल किया।
पुडुचेरी में भी असेंबली इंतखाबात के लिए 30 सीटों पर 324 उम्मीदवार मैदान में हैं। रियासत में कुल वोटर 10,04,197 हैं, जिनमें खवातीन वोटर 5,31,431 हैं। वोटरों के लिए कुल 1,551 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। शाम 5 बजे तक पुडुचेरी में 68.12% पोलिंग की खबर है। और मगरबी बंगाल की बात की जाए तो यहाँ तीसरे मरहले में 3 अजला जुनूबी 24 परगना, हावड़ा और हुगली की 31 नशिस्तों पर पोलिंग हो रही है। पुरअमन इंतखाबात के लिए सभी इंतजामात पुख्ता कर दिए गए हैं। वहाँ शाम 5 बजे तक 70.28% पोलिंग की खबर है। आसाम में भी तीसरे मरहले में 40 असेंबली नशिस्तों पर आज पोलिंग हो रही है। रियासत में ये आखिरी मरहले की पोलिंग है और इस तरह रियासत में इंतखाबी अमल मुकम्मल हो जाएगा। आसाम में शाम 5 बजे तक तमिलनाडु में 70.34% पोलिंग की खबर है। और मगरबी बंगाल के उलुबेरिया में टीएमसी रहनुमा गौतम घोष के घर से कल रात वीवीपैट और ईवीएम मशीन मिलने के बाद मरकजी वजीर प्रकाश जावड़ेकर ने तृणमूल कांग्रेस को हदफ तनकीद बनाया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त ये मामला बहुत संगीन है क्योंकि उलुबेरिया में अभी तक वोटिंग जारी है। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से इस मामले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा किया है। टीएमसी की एक और हरकत पश्चिम बंगाल में सामने आई है। उलबेरिया चुनाव क्षेत्र में टीएमसी के एक नेता गौतम घोष के घर से 4 ईवीएम मशीन और 4 वीवीपैट मशीन्स जब्त हुए हैं। ये मशीन्स इलेक्शन ड्यूटी पर रखी कार से आए थे। वहां चुनाव है, इसकी गंभीरता को हम समझ सकते हैं और इसलिए चुनाव आयोग ने तुरंत कुछ कार्रवाई की है कि वो मशीन यूज नहीं करेंगे और वो संबंधित अधिकारी को सस्पेंड किया है। लेकिन इससे भी ज्यादा इसकी जांच होने की जरूरत है। तो हमारी मांग है कि इलेक्शन कमीशन खुद डिटेल में इसकी जांच करे और आवश्यक कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि ये साधारण अपराध नहीं है। ये चुनाव प्रक्रिया के साथ एक तरह से धांधली का व्यवहार है और इसलिए इसकी अलग जांच होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल के कोचबिहार में अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी की लहर चल रही है और 2 मई को दीदी का जाना तय है। वज़ीर-ए-आज़म ने ममता बनर्जी को हदफ तनकीद बनाया और कहा कि ममता दीदी का गुस्सा ये बताता है कि वो इंतखाब हार चुकी हैं। बंगाल में बीजेपी की ऐसी लहर चल रही है, ऐसी लहर चल रही है जिसने दीदी के गुंडों, दीदी के भय को किनारे लगा दिया है। साथियों, मैंने सुना कि दीदी इन दिनों एक सवाल पूछ रही है। आपने भी सुना होगा, दीदी एक सवाल पूछ रही है कि क्या बीजेपी भगवान है जो उसे पता चल गया है कि पहले 2 चरणों में बीजेपी की बड़ी जीत मिल रही है। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, हम तो मामूली इंसान हैं और ईश्वर की आज्ञा से, ईश्वर के आशीर्वाद से देश सेवा में लगे हैं।
बीजेपी के 41वें यौम तासीस पर बीजेपी सदर दफ्तर में मुनक़िद तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क भर के पार्टी कारकुनान से खिताब किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा में मुल्क ने नए भारत का खाका तैयार किया और आत्मनिर्भर भारत मुहिम की शुरुआत की। अब यह मुहिम गाँव-गाँव में गरीब किसान, मजदूर, खवातीन और नौजवानों की अपनी मुहिम बन गई है। गरीब कल्याण योजना से लेकर वंदे भारत मिशन तक हमारे सेवा भाव को देश ने महसूस किया है। यही नहीं, इसी संकट काल में देश ने नए भारत का खाका खींचा और आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान गांव गरीब का, किसान का, मजदूर का, दलित का, वंचित का, महिलाओं का, युवाओं का, हर किसी का स्वयं का एक प्रकार से अभियान बन गया है। आज भाजपा से गांव गरीब का जुड़ाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आज वो पहली बार अंत्योदय को साकार होते देख रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता बरसों में ज़राअत से मुताल्लिक़ हमारी हुकूमत के हर मंसूबे में छोटे किसान ही पेश नज़र रहे हैं। बीते वर्षों में हमारी सरकार की कृषि से जुड़ी हर योजना के केंद्र में छोटे किसान रहे। चाहे नए कृषि कानून हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, किसान उत्पाद संगठन की व्यवस्था हो, फसल बीमा योजना में सुधार करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को ज्यादा मुआवजा सुनिश्चित करना हो, हर खेत को पानी की योजना हो या फिर यूरिया की नीम कोटिंग, ऐसे हर निर्णय का सबसे बड़ा लाभ देश के छोटे किसानों को हुआ है। वज़ीर आज़म ने सियासी माहौल की तनकीद की और कहा कि मुल्क में किसी एक तबके के सियासी फायदे और वोट बैंक के लिए काम करने पर सेक्युलर कहा जाता है, जबकि सबको साथ लेकर चलने और सबके लिए काम करने पर कम्युनल कहा जाता है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के फॉर्मूले ने आज इसकी तारीफ बदल दी है। सेक्युलरिज्म का हमारे यहाँ मतलब बना दिया गया है कि कुछ ही लोगों के लिए योजनाएं, कुछ ही लोगों के लिए फेवर, वोट बैंक के हिसाब से नीतियां, जो सबके लिए योजना बनाता है, सबके अधिकार की बात करता हो, सबके लिए काम करता हो, उसे ये लोग कम्युनल कहते कहते थकते नहीं है। लेकिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र ने आज इन परिभाषाओं को बदलना शुरू कर दिया है। उन्होंने बीजेपी कारकुनान से मुल्क में अदम इस्तेहकाम फैलाने वाली ताकतों से मोहतात रहने की बात कही। उन्होंने कहा कि CAA ज़राए क़वानीन और रिजर्वेशन के खिलाफ माहौल तैयार किया जा रहा है। ये एक सोची समझी साजिश है। आज गलत नैरेटिव बनाए जाते हैं, कभी CAA को लेकर, कभी कृषि कानूनों को लेकर, कभी लेबर लॉ को लेकर। बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को समझना होगा कि इसके पीछे सोची समझी राजनीति है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका मतलब है देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना। इसलिए देश में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, भ्रम फैलाए जाते हैं, झूठ फैलाया जाता है, काल्पनिक भय की मायाजाल खड़ी कर दी जाती है। कभी कहा जाता है कि संविधान बदल दिया जाएगा, कभी कहा जाता है आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, कभी कहा जाता है नागरिकता छीन ली जाएगी, कभी कहा जाता है किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। ये सब कोरे
झूठ होते हैं, लेकिन कुछ लोगों और संगठनों द्वारा इन्हें तेजी से फैलाया जाता है। हमें इस विषय में बहुत अधिक चौकन्ना रहने की जरूरत है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी कीमती फार्मूले मुश्तरक करने के लिए बुध की शाम 7 बजे तलबा, असातिज़ा और सरपरस्तों के साथ बातचीत करेंगे। परीक्षा पे चर्चा के जरिए वजीर आजम मोदी तलबा को इम्तिहानात से मुताल्लिक़ कशीदगी दूर करने के फार्मूले देते हैं। दरअसल वजीर आजम मोदी का परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम का मकसद ही है कि तलबा के कैसे बोर्ड इम्तिहानात की कशीदगी को कम करें और किस तरह से आराम से इम्तिहान दें। वजीर आजम मोदी ने इसके साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया है। कल शाम को यानी कि 7 अप्रैल को शाम 7 बजे मैं परीक्षा पे चर्चा करूंगा। आप सभी इस चर्चा का हिस्सा बने। याद रखिए 7 अप्रैल शाम 7 बजे। और मैं चाहूंगा अधिक से अधिक परिवार, अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस संवाद में जरूर जुड़े और उनसे भी मुझे कुछ फीडबैक मिले। आप भी अपने सुझाव भेजिए ताकि ये परीक्षा पे चर्चा और समृद्ध होती रहे, हमारी नई पीढ़ी को ये बातें कुछ काम आती रहें। उसमें मुझे आपकी मदद मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों। अब जानते हैं हम पिछले 1 साल से कोरोना के बीच जी रहे हैं और उसके कारण आप लोगों से मिलने का मोह इस बार छोड़ना पड़ रहा है और मुझे भी एक नए फॉर्मेट में आपके बीच आना पड़ रहा है। परीक्षा पे चर्चा का पहला वर्चुअल एडिशन है। मोदी जी करेंगे परीक्षा को अवसर में परिवर्तित। समस्या तब होती है जब हम एग्जाम को ही जैसे जीवन के सपनों का अंत मान लेते हैं। दरअसल एग्जाम जीवन को गढ़ने का एक अवसर है। मोदी जी करेंगे बच्चों से दोस्त बनकर बात। ये राय मैं पीएम के रूप में नहीं दे रहा हूं, लेकिन एक दोस्त के रूप में बताता हूं। और पूछेंगे पेरेंट्स और टीचर्स का भी हालचाल। आपकी सोच, मेरी सोच, आपके इरादे, मेरे इरादे, हम साथ साथ ही हैं। मोदी जी दिलाएंगे तनाव से मुक्ति। मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, वो तनाव कभी कभी बोझ बन जाता है। मोदी जी जगाएंगे बच्चों में नई शक्ति। देखिए दोस्तों, खाली समय इसको खाली मत समझिए, ये खजाना है, खजाना। पार होंगी बाधाएं, खोजेंगे नई दिशाएं। अच्छी किताब, अच्छी मूवीज, अच्छी कहानियां, अच्छी कविताएं, अच्छे मुहावरे या अच्छा अनुभव, ये सब एक प्रकार से ट्रेनिंग के ही टूल्स हैं। आइए करते हैं नए ढंग से परीक्षा पे चर्चा वर्चुअली। ये परीक्षा पे चर्चा है, लेकिन सिर्फ परीक्षा की ही चर्चा नहीं है। आइए करते हैं परीक्षा पे चर्चा 7 अप्रैल 2021 बुधवार शाम 7 बजे। टीवी चैनल्स और डिजिटल मीडिया पर कई क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध। अगली खबर पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एनवी रमन्ना मुल्क के 48वें चीफ जस्टिस होंगे। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने उनके नाम को मंजूरी दे दी है। जस्टिस रमन्ना मौजूदा चीफ जस्टिस एसए बोबडे के बाद सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस एसए बोबडे की मुद्दत कार 23 अप्रैल को खत्म हो रही है। 24 अप्रैल को नौ मुंतखब जस्टिस रमन्ना हलफ लेंगे। 24 मार्च को मौजूदा चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने हुकूमत से जस्टिस रमन्ना के नाम की सिफारिश की थी। और कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और अमवात के पेश नज़र मरकजी हुकूमत ने 3 रियासतों में 50 आला सतही सेहत टीमों को रवाना कर दिया है। ये टीमें महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ भेजी गई हैं, जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर के सबब हालात बेकाबू हो गए हैं। महाराष्ट्र के लिए 30, छत्तीसगढ़ के लिए 11 और पंजाब के लिए 9 टीमों को रवाना किया गया है।
हर टीम में एक मुतादी बीमारी का माहिर और अवामी सेहत के बाहर मौजूद हैं। ये टीम कोरोना के खिलाफ की गई तैयारियों का जायजा लेगी। इसमें जांच, सर्विलांस और कंटेनमेंट जोन के इंतजामात का जायजा भी शामिल है। इसके अलावा रियासत में कोरोना से मुताल्लिक कवानीन की पाबंदी और अस्पताल में मौजूद इंतजामात पर यह टीम निगाह रखेगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया है। दिल्ली में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू नाफिज होगा। आज रात से ही नाइट कर्फ्यू का फैसला नाफिज होगा। ये नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू के लिए दिल्ली हुकूमत की जानिब से गाइडलाइन जारी की गई हैं। इसके तहत आमद-ओ-रफ्त पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। बहरहाल आम गाड़ियों जैसे बस, ऑटो, टैक्सी को रात 10 बजे के बाद सिर्फ उन्हीं लोगों को लाने और ले जाने की इजाजत होगी जिन्हें इस दौरान रियायत दी गई है। इसके साथ ही राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा के दुकानदारों को ई पास बनवाना होगा, जिसके बाद वो अपनी खिदमत जारी रख सकेंगे। अगर कोई शख्स वैक्सीन लगवाने जाना चाहता है तो उसे रियायत मिलेगी, लेकिन ई पास लेना जरूरी होगा। इसके अलावा दुरुस्त टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डा जाने वाले मुसाफिरों को छूट दी जाएगी। साथ ही बस, मेट्रो, ऑटो को मुय्यना मुद्दत के दौरान उन्हीं लोगों को लाने की इजाजत होगी जिन्हें कर्फ्यू के दौरान छूट है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई पास के जरिए ही आमद-रफ्त की इजाजत होगी। साथ ही ID कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी छूट मिलेगी। गुजरात में 25 दिनों तक चलने के बाद दांडी यात्रा आज खत्म हो रही है। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू दांडी यात्रा की इख्तितामी तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए, जहां उन्होंने दांडी में प्रार्थना मंदिर जाकर बापू को खराज अकीदत पेश किया और दांडी यात्रियों से बातचीत भी की। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने सैफी विला जाकर नमक सत्याग्रह यादगार का भी दौरा किया और वहां विजिटर्स रजिस्टर में अपने ख्यालात लिखे। साथ ही नायब सदर जमहूरिया दांडी यात्रा की इख्तितामी तकरीब के मौके पर मुनक़िद सकाफती तकरीब में भी शामिल हुए। भारत की आज़ादी के 75 साल होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से दांडी मार्च को रवाना किया था। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने दांडी यात्रा की इख्तितामी तकरीब में कहा कि आज़ादी का ये अमृत महोत्सव मुजाहिदीन आज़ादी के तई एहतराम का इजहार है। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा कि गांधी जी का सत्याग्रह का मकसद सिर्फ सियासी आज़ादी नहीं था, बल्कि मुल्क की अखलाकी तरक्की भी थी। प्रोग्राम में मौजूद मरकजी वजीर सकाफत प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि अमृत महोत्सव एक ऐसी मुहिम है जो आने वाली नस्लों को आज़ादी की अहमियत बताएगी। रूस के वजीर खारजा सरगई लारऊफ आज से भारत के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। रूसी वजीर खारजा सरगई लारऊफ ने वजीर खारजा एस जयशंकर के साथ दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की और वक्त सतह की बातचीत हुई। वजीर खारजा ने कहा कि दुनिया में कुछ बरसों में बड़ी तब्दीली आने के बावजूद हमारी दोस्ती मुस्तहकम हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान न्यूक्लियर तहकीक और दिफा के शोबे में जारी ताउन पर बातचीत हुई। वजीर खारजा ने कहा कि हमने अफगानिस्तान के मामले पर भी बात की, क्योंकि अफगानिस्तान के अमन अमल का बराह रास्त असर भारत पर होता है। वजीर खारजा ने भारत के गगनयान मिशन में रूस के ताउन की तारीफ की। और नातो मनक़बत की शायरी में आलमी शोहरत रखने वाले रजा सिरस्वी गुज़िश्ता रात इंतकाल कर गए। वो 78 बरस के थे और काफ़ी दिनों से बीमार थे। रजा सिरस्वी ने अपनी नातों और मनक़बती अशार की वजह से खूब पहचान बनाई है। उन्होंने समाजी मौज़ूआत पर भी बड़ी उम्दा शायरी की। माँ पर उनकी एक तवील नज़्म है, उनको बहुत शोहरत मिली। उनके कई शेरी मजमूए शाये भी हो चुके हैं और कई एजाज़ात से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। उनके इंतकाल से उनके चाहने वालों में सोग का माहौल है।
तो नाज़रीन, खबरनामे में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको हम याद दिलाना चाहते हैं कि जिस तरह से कोरोना के केसेस दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत छोटी सी कोशिश करनी है। कोरोना को अपने आप से दूर भगाना है, हाथों को बार बार धोना है, 2 गज की दूरी का ख्याल रखना है और साथ ही मास्क को भी हमें सही तरीके से लगाना है। तो नाज़रीन, मास्क लगाइए और कोरोना को अपने आप से दूर भगाइए। इजाज़त दें, आदाब।